अकेले हमारी प्रतिबद्धता है, जाति और मजहब के लिए नहीं, और हम लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। महोदय, इस दिशा में भी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाए हैं। अयोध्या भी उसी का पार्ट बन रहा है, और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर और बलिया लिंक वे, एक एक करके पूरे प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है 2024 तक देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, यूपी भी $1 ट्रिलियन की उस इकोनॉमी को अचीव कर सके, इसके लिए कार्य योजना को हम लोगों ने अलग अलग चरणों में आगे बढ़ाया है। अभी हम लोगों ने नगर निकायों को, तमाम ग्राम पंचायतें जो थी नगर निकाय बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ी थी, उनको हमने नगर निकाय के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यानी नगरीय विकास के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाना। बिजली नहीं थी, 1,20,00,000 से अधिक लोग ऐसे थे जिनके पास कनेक्शन नहीं था विद्युत का। क्या कर रहे थे आप? वहां तक विद्युतीकरण नहीं पहुंच पाया था। कैसे कार्य कर रहे थे आप? बिजली देने में भेदभाव करते थे, कहते थे हमने इतना पावर जनरेट कर दिया। अगर ये सभी एमओयूज और जो आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुए हैं, अगर ये सब उजागर हो जाएंगे ना, बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। ये प्रदेश की व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश के हिस्से थे सभी पीपीए जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय में हुई है। कार्रवाई हो रही है, फेज वाइज होगी कार्रवाई, अभी बहुत सारी कार्रवाई होने जा रही है, बहुत सारी चीज। ये उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पे वैसे असर नहीं पड़ा है, ये असर नोएडा में लौटा गया। अभी 10 वर्ष के हमने नोएडा की 10 वर्ष की सीएजी की ऑडिट करवाई है, और 10 वर्ष में कितना घोटाला आया मालूम है? केवल नोएडा में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला आया है, 30,000 करोड़ रुपए का। और जब मैं 2001 के बाद 2002-03 के बाद से प्रारंभ करूंगा तो सब ग्रेटर नोएडा में भी यह स्थिति है, ये सब कर रहे हैं। अब करने शुरू कर देंगे, बहुत सारे लोग फिर बोलने लग जाएंगे देखिए साहब, लेकिन ये पैसा मेरा नहीं था, लेकिन प्रदेश की 23 करोड़ जनता का पैसा है, और प्रदेश की 23 करोड़ जनता को इस पैसे को प्राप्त करने का अधिकारी बनना ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, इन सब क्षेत्रों में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, इसी का परिणाम है। ये वर्षों की गंदगी को एक झटके में साफ उसी प्रक्रिया के साथ किया जा रहा है, और ये एक्सप्रेसवे का जाल भी प्रदेश के अंदर इसीलिए बिछाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कनेक्शन, हम देश का पहला वाटरवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी को दिया है, हल्दिया से वाराणसी के बीच। वाटरवे का उपयोग हम कर सकेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बासमती भी हम यूरोप में भेज सकेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुड़ भी हम भेज सकेंगे एक्सप्रेसवे, आलू को भेज सकेंगे, मकई भेज सकेंगे, इन सभी को हम बना सकें, एक एक प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकें। इस दिशा से इस प्रक्रिया को इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करके इसमें 60% का अधिक हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र के लिए मैंने आपको बताया ही है, जेवर में एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसके क्या लाभ उत्तर प्रदेश को होने जा रहे हैं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते थे कि एयरपोर्ट बन रहा है तो इससे उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा, बहुत सारे और भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया उसके बारे में। हमने उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। ऊर्जा क्षेत्र में भी कहीं सब स्टेशन बनने हैं, कहीं जो है वहां पे फीडर को कहीं सेपरेशन की कार्रवाई होनी है, कहीं पे अन्य छोटे हुए क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना है, और भी अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने 34,500
43 करोड़ रुपए की व्यवस्था ऊर्जा विभाग के लिए इसमें की है। लोक निर्माण विभाग में ग्रामीण सड़क हो, स्टेट हाईवे हो, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील ब्लॉक हेडक्वार्टर हो, इन सब को जोड़ने के लिए, पुलों के निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसमें आरओबीज के निर्माण के लिए, इसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और इसमें 29,448 करोड़ रुपए की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग के मद में की है। इसके अलावा सिंचाई विभाग की परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और इससे संबंधित योजनाओं के लिए भी 17,121 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में करने की कार्रवाई की है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पिछली बार हम लोगों ने जिन योजनाओं को पहले चरण में पूरा किया था, माणसागर, पहुंच, पथरई, पहाड़ी, लहचूरा, कुंटा बांध, मोहदा बांध, जमरार बांध, इन परियोजनाओं को पूरा करके हम 2,66,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचन की सुविधा दिए। तो सरयू नहर राष्ट्रीय प्रणाली, मध्य गंगा जो सिंचाई की परियोजना है, अर्जुन सहायक नहर परियोजना है, इससे संबंधित जितनी भी अन्य योजनाएं हैं, इसमें चाहे वह कचनौदा बांध परियोजना है, भौरठ बांध परियोजना है, उमरहट पंप पर नहर परियोजना है, इन सभी योजनाओं को अगर लेंगे तो लगभग 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त लैंड को सिंचन की क्षमता हम इसके माध्यम से देने जा रहे हैं। और प्रदेश में एक अटल भूजल योजना को भी इसके साथ हमने जोड़ने का प्रयास किया है। महोदय, मेट्रो हम लोग आए थे 2017 तक कोई भी मेट्रो की योजना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल रही थी, कोई भी चालू नहीं हो पाई थी। हम लोग आए, इसके बाद लखनऊ, आगरा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मेट्रो के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई। आज कानपुर में कार्य प्रारंभ हो चुका है, आगरा में कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की एक परमिशन उसमें ली जा रही है। शेष अन्य शहरों में भी इस योजना को हम लोगों ने रखने की कार्रवाई की है। प्रदेश के अंदर मेरठ को आरआरटीएस रैपिड रेल से जोड़ने के लिए, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ने की कार्रवाई के लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए भी हम लोगों ने, चाहे वह 10 सिटी हमारी स्मार्ट सिटी में चयन हुई थी, 7 अन्य को स्मार्ट सिटी में चयन कर रहे हैं। उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, लिक्विड वेस्ट के लिए हमारे यहाँ क्या कार्य योजना बन सकती है, इन सबको भी इसमें बनाने के साथ ही आवासीय योजना के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना, स्वच्छ भारत मिशन की योजना, इन सब के लिए भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा में भी 77,599 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में इन सभी क्षेत्रों में की गई है। आपने देखा होगा, इसमें हम लोग, चाहे वह सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का हो, प्रयागराज में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हो, अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी 18 कमिश्तरी में 18 ऐसे आवासीय विद्यालय जो श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल के लिए हम लोग ये व्यवस्था, हमने बजट में इसकी व्यवस्था की है। प्रदेश में पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक आयुष यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसकी व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के लिए, देखिए, पिछले 3 वर्ष के अंदर देखा होगा, कोई भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं हुआ। किसी भी किसान को अपने खेत में फसल जलाने की नौबत नहीं आई और प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान, रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। अब तक हम लोग 89,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में सफल हुए हैं। बंद चीनी मिलों के, मुझे याद है पिछले वर्ष में, नहीं अभी 400 करोड़ के आसपास बकाया है, लेकिन 89,000 करोड़ रुपए की तुलना में अगर आप देखेंगे और अपने कार्यकाल के समय को आप देखेंगे तो ये व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। और
उसके लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था। आप बजट पूरा पढ़े होते तो आप ये प्रश्न मुझसे पूछते ही नहीं। और मैं क्या कह रहा हूं ना भाई, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ये हो रहा है, लेकिन हमने उसकी व्यवस्था की है, हमने इसके लिए व्यवस्था की है। गौ आश्रय स्थल, मैं देख के आश्चर्य करता हूं कि पिछले सत्र में मैंने कहा था, बार बार उसी प्रश्न को बार बार दोहराया जाता है कि निराश्रित गोवंश घूम रहा है, आवारा गोवंश घूम रहा है। सरकार ने उसके लिए पॉलिसी बनाई, सरकार उस कार्य योजना को आगे बढ़ाई, निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल बने। सरकार ने इस पर पूरी तत्परता के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। आज हमारे पास 4.5 लाख गोवंश निराश्रित गो आश्रय स्थलों में निवास वहां पर रह रही हैं। सरकार उनके लिए चारे की व्यवस्था कर रही है। हमने सभी जनपद, सभी जिलों को और सभी नगर निकायों को इस बारे में कहा है कि जनपद स्तर पर मनरेगा की धनराशि का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, खासतौर पर केयरटेकर के रूप में जो गोवंश वहां पर है उसके लिए। हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि जो पराली खेत में आता है उस पराली को किसान आग न लगाएं, बल्कि मनरेगा के माध्यम से मजदूर लगा करके हम मनरेगा के माध्यम से उस पराली को एकत्र करके इन सभी निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर पहुंचाने की व्यवस्था मनरेगा के माध्यम से करवा लें। यह एक बड़ा कार्य होगा। तीसरा, यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई किसान या कोई नागरिक किसी निराश्रित गोवंश को अपने घर में रख करके पालना चाहता है तो हम उस किसान को 900 रुपए पर गोवंश प्रति माह देने की कार्रवाई करेंगे। भाई पहले इसको चला तो लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, जो आप इसमें लेना तो शुरू करिए। एक अच्छी शुरुआत है कि आपने इस चीज को देखा है, लेकिन 900 रुपए पर गोवंश हर महीने हम लोग दे रहे हैं और लगभग 50,000 गोवंश निराश्रित गो आश्रय स्थलों से उन किसान परिवारों के पास हैं जो पशुपालन के रूप में उन गोवंश की देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा निराश्रित गोवंश के साथ साथ नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्रवाई तेजी के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हम लोग इस कार्रवाई को पूरी तरह आगे बढ़ा रहे हैं और एयर टैग करने के साथ हम लोग इस बात को तय करेंगे कि उस गोवंश के लिए भी हम लोग इस बात को करेंगे, पराली की समस्या का समाधान भी होगा और इसको हम वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम सरकार का ही नहीं, विपक्ष का और इस सदन के प्रत्येक सदस्य के अभियान का हिस्सा बनना चाहिए कि जो लोग पहले गोवंश की तस्करी करवाते थे, गोवंश को कटवाते थे, तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक रूप से बुरा लगेगा जब हम गौ आश्रय स्थल बनाते हैं। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देंगे, अवैध बूचड़खाने भी नहीं चलने देंगे और गौ माता को किसी कसाई खाने भी नहीं जाने देंगे। हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे, उसके संवर्धन की दिशा में भी सरकार कदम उठाएगी और एक कार्रवाई प्रदेश के अंदर हमारी चल रही है। चीनी मिलों के दिशा में भी कार्रवाई प्रारंभ है। नई चीनी मिलें, रमाला चीनी मिल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की मिल थी, नई एक्सपेंशन हो पा रही थी, नए सिरे से नए सत्र में मिल को चलाया गया। क्या कर रहे थे, 30 वर्षों से मांग हो रही थी। चीनी मिलें, 21 चीनी मिलें बेची गई 10 वर्षों में। हमारी सरकार के समय चीनी मिलें बेची नहीं गई, बंद चीनी मिलों को चलाया गया है, उनके स्थान पर नई चीनी मिलों को लगाया गया। खांडसारी उद्योग के नाम पर लोगों से लाइसेंस के नाम पर जबरन वसूली होती थी, हम लोगों ने उनको लाइसेंस फ्री करके लाइसेंस दिया है। 6 चीनी मिलों के बराबर लोगों को रोजगार और चीनी मिलों के बराबर वहां पे खांडसारी और अन्य चीजें वहां पर बनने, उत्पाद बनने प्रारंभ हुई हैं। ये चीजें वहां पर देने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। तो प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्यूरमेंट की अपनी नीति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। धान है, गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, मकई है, आलू है, इन सबको आगे बढ़ाने के साथ साथ मंडियों के सुंदरीकरण और ई नाम के साथ मंडियों को जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर किसानों की समृद्धि के लिए और भी जो कदम उठाए जा सकते हैं, इस दिशा में
सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने पाइप पेयजल योजना, अभी कल ही हमारे कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र में पाइप पेयजल की योजना को स्वीकृति दी है। बुंदेलखंड में 7 जनपदों में अब इसी मार्च महीने में हम लोग कार्य प्रारंभ कर देंगे। हर घर नल की योजना को, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कार्रवाई को बुंदेलखंड में, और उसके साथ ही बिंदु क्षेत्र में भी हम लोग मिर्जापुर और सोनभद्र में भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर चुके हैं। इस बजट में भी हम लोगों ने 3,300 करोड़ रुपए इस योजना के लिए उपलब्ध कराए हैं। 3,000 करोड़ रुपए विगत वर्ष भी हम इसके लिए उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आजीविका के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भी, जिसमें महिला स्वयंसेवी समूह गठित करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके, इसके लिए भी 1,672 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से करने की तैयारी की गई है, जिससे उन सभी लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए उन सभी का हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। महोदय, चिकित्सा और परिवार कल्याण के माध्यम से 17,821 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 6,916 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। ये व्यवस्था इसमें करने की तैयारी हुई है, और इसमें बलरामपुर में केजीएमयू का एक सैटेलाइट सेंटर, यानी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रथम कर्मभूमि थी बलरामपुर में हम इस कार्यक्रम को एक नए मेडिकल कॉलेज के रूप में वहां विकसित करेंगे, केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को, और उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये कार्य प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में हुआ है, और इसी दृष्टि से महिला और बाल विकास कल्याण के लिए भी 10,934 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विभिन्न वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि छात्रों की छात्रवृत्ति के मद में धनराशि की कमी न पड़ने पाए, इसके लिए सरकार ने स्पष्ट पहले से ही विभिन्न विभागों को इसके बारे में स्पष्ट हिदायत दी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के सभी बच्चों के साथ साथ जो एक प्रक्रिया पात्रता की बनाई है, उस प्रक्रिया और पात्रता के अनुसार 2 अक्टूबर और 26 जनवरी छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति की तिथि तय करते हुए उनके अकाउंट में इस धनराशि को हम पहुंचा सकें, इस बात को पूरी व्यवस्था की गई है। और पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में उन सभी मदों के लिए करने का कार्य भी किया गया है, जिसमें उन लोगों को ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो सकती है। मुझे लगता है हर एक विभाग के लिए अलग अलग मदों को लेकर के व्यापक कार्य योजना के साथ इस बजट में प्रावधान करने का कार्य किया गया है। इसमें संस्कृत के लिए भी हम लोगों ने कार्य किया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए और अन्य 21 करोड़ 51 लाख रुपए, काशी विद्यापीठ के लिए 21 करोड़ रुपए और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को यहां पर करने का कार्य बजट के माध्यम से करने का कार्य किया गया है। महोदय, मैं इस बात को कह सकता हूं कि बजट में प्रत्येक तबके का पूरा ध्यान रखा गया है, चाहे वह गांव हो, गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो या फिर समाज के किसी भी तबके का हो। उन सबके हितों को ध्यान में रख करके इस बजट को यहां पर वित्त मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बजट के माध्यम से प्रदेश की विकास की एक नई उड़ान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस उड़ान में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग कभी इस बात को नहीं कहे कि सदन का मतलब केवल सरकार को नहीं माना हम लोगों ने।
हमारे मानना सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों लोकतंत्र के स्तंभ हैं। दोनों मिलकर के इस प्रक्रिया को, संवाद की भाषा को, जिसमें सहमति और असहमति होती है, इन दोनों के बीच में संवाद बनाना और उस संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करना, यही सदन का कार्य और सदन यही कार्य को आगे बढ़ाता है। हमारी विभिन्न मुद्दों पे असहमति हो सकती है, लेकिन उस असहमति का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग देश की संप्रभुता को चुनौती दें, हम लोग नागरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने उठ जाएं, हम कानून को बंधक बना लें। ये चीजें नहीं हो सकती। और मैं फिर आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। असहमति के स्वरों पर कहीं रोक नहीं, कहीं विराम नहीं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर हमें एक लक्ष्मण रेखा तो तय करनी पड़ेगी। और लक्ष्मण रेखा के अंदर अगर हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी। और यह बजट उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश को विकास की एक उन नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने वाला बजट है जो 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। उत्तर प्रदेश उस दिशा में एक लंबी छलांग लगाएगा। याद करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 फरवरी 2018 को यूपी इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के दौरान इस बात का एक लक्ष्य हमें दिया था कि क्या उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त कर पाएगा। यह हमारे लिए अवसर है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन देश को $5 ट्रिलियन की दिशा से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा बना है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाताकत के रूप में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़े, ये केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं है, ये आपका भी दायित्व बनता है। और ये बजट उसी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट है, जहां पे 3 लाख करोड़ से बढ़ा करके 5 लाख करोड़ की सीमा पार कराने की दिशा में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। और ये तब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जनता की बुनियादी सुविधाएं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करने का कार्य किया गया। हर एक के लिए कार्य हुआ है। कार्य की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, शौचालय का हो, सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन का हो, आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की उनकी आरोग्य योजना की लाभ देने का हो, पशुपालन विभाग में नई डेयरियों की स्थापना के साथ साथ खुरपका और मुंहपका को पूरी तरह समाप्त करके दुग्ध उत्पाद को हम दुनिया के अंदर भी भेज सके, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का हो, ये सब उसी की से किया जाने वाले प्रयास हैं। और मैं चाहूंगा इस बजट में वित्त मंत्री जी को कम से कम आपकी सराहना तो मिलनी चाहिए। एक बार कम से कम उनकी तारीफ तो आप लोग कर लीजिए। दोनों चाहेंगे कि वित्त मंत्री आपके अनुरूप बजट भी बनाए और उसके बाद भी आप उनका विरोध करेंगे। तो मैं देखिए, हमने अभी आज ही बोल देंगे, फिर 28 को क्या बोलेंगे, अब 28 को आएंगे ही नहीं फिर। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वो नहीं खींचना चाहूंगा, अनावश्यक रूप से फिर आप लोग फिर अपने कार्य उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक संतुलित, विकासोन्मुख, समाज के प्रत्येक तबके का हित को संवर्धन करने वाला और सबका साथ, सबके विकास का प्रतिनिधित्व करके सबके विश्वास पर खरा उतरने वाले बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी को, उनके साथ प्रमुख सचिव के रूप में, उस समय सचिव के रूप में कार्य करने वाले श्री भुवनेश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, वित्त विभाग की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट की चर्चा पूरे देश के अंदर हुई, लोगों ने इसको सराहा। मोना जी को भले ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसको तारीफ की थी। और मैं विश्वास करूंगा कि ये लोग मंच यहां पे सदन में दल से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित में
सही बात बोलने का साहस करेंगे। मैं एक बार फिर से आप उन सभी दलीय नेताओं को, सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस बजट में भाग लिया, अपने सुझाव दिए हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। और विशेष तौर पर वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ बजट को सदन में बनाने और प्रस्तुत करने में योगदान दिया। आज बजट पे उनका अंतिम भाषण यहां पर होना भी है, उसके साथ ही बजट पास होगा। मैं इसके लिए उनको फिर से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में सफल होंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जी। मत संख्या क्या हो गया? यूपी की गाथा, गानों का साथ, हमारे आपकी एक खूबसूरत मुलाकात। मैं तो हार गई।